भारत में गाड़ियों के लिए एक नया नियम आया है जिसका मकसद है सुरक्षा बढ़ाना। लेकिन इसी एक नियम ने, आप यकीन नहीं मानेंगे, हजारों ड्राइवरों की नींद उड़ा दी है। चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो आज हम क्या क्या समझेंगे? सबसे पहले एक ड्राइवर की कहानी से शुरू करेंगे, फिर जानेंगे कि ये राष्ट्रीय नीति आखिर है क्या। उसके बाद हम देखेंगे कि कागजों पर इसका प्रोसेस कैसा दिखता है और जमीन पर असलियत क्या है, और आखिर में इसका हम सब पर क्या असर होता है। देखिए, इस पूरे उलझे हुए सिस्टम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम खुद को एक कमर्शियल ड्राइवर की जगह रखकर देखें। वो ड्राइवर जो बस अपनी गाड़ी सड़क पर चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाना चाहता है। जरा सोचिए, आप सालों से अपना काम कर रहे हैं और अचानक आपको बताया जाता है कि आपका एक जरूरी औजार अब किसी काम का नहीं है। यही आज हजारों ड्राइवरों की हकीकत बन चुकी है। उन्हें मजबूरन एक महंगा अपग्रेड तुरंत करवाना पड़ रहा है, वरना उनकी कमाई का जरिया ही खतरे में पड़ जाए। तो सवाल यही उठता है, एक तरफ सुरक्षा का इतना अच्छा इरादा है और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत। इन दोनों के बीच जो ये खाई है ना, आज हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि इस नियम की जरूरत आखिर पड़ी कहाँ से और क्यों। ये पूरा सिस्टम निर्भया फ्रेमवर्क नाम की एक राष्ट्रीय पहल से निकला है। आपको याद होगा, ये फ्रेमवर्क 2012 के दिल्ली के उस दुखद हादसे के बाद बनाया गया था, ताकि सार्वजनिक परिवहन में खास तौर पर महिलाओं के लिए सुरक्षा को और भी मजबूत किया जा सके। तो ये समझना जरूरी है कि इस नियम के पीछे का इरादा बहुत नेक है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी पुराना जीपीएस डिवाइस अब नहीं चलेगा। डिवाइस को एक खास AIS 140 स्टैंडर्ड का होना चाहिए। मतलब ये सिर्फ लोकेशन बताने वाला डिवाइस नहीं है। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ये रियल टाइम में सरकारी सर्वर को डेटा भेजता है, और सबसे जरूरी, इसमें एक पैनिक बटन है जिससे यात्री किसी भी इमरजेंसी में तुरंत मदद बुला सकते हैं। मतलब लक्ष्य एक देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा जाल बनाने का है। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें सार्वजनिक गाड़ियों को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सके और इमरजेंसी में सिर्फ एक बटन दबाते ही मदद के लिए सिग्नल भेजा जा सके। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि कागजों पर इस सिस्टम को कैसे काम करना चाहिए। चलिए सरकार की बनाई आधिकारिक प्रक्रिया को देखते हैं। पहली नज़र में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का आइडिया काफ़ी स्मार्ट है। नई गाड़ियों के लिए इस प्रक्रिया को बनाने के स्टेज से ही जोड़ दिया गया है। मतलब मैन्युफैक्चरर से लेकर डीलर और फिर सरकारी वाहन पोर्टल तक एक डिजिटल चेन बनाई गई है, ताकि हर गाड़ी पहले दिन से ही नियम का पालन करे। चलिए इसको फटाफट समझते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर डिवाइस की जानकारी वाहन पोर्टल पर डालता है। फिर डिवाइस को गाड़ी के चेसिस नंबर के साथ टैग कर दिया जाता है। इसके बाद सरकारी मॉनिटरिंग सेंटर इसे एक्टिवेट करता है और सब कुछ चेक करने के बाद ही सर्टिफिकेट जारी होता है। ये एक बेहतरीन तरीका है जहां गाड़ी के रजिस्टर होने से पहले ही सब कुछ डिजिटल तरीके से वेरीफाई हो जाता है। लेकिन उन लाखों गाड़ियों का क्या जो पहले से ही सड़कों पर चल रही हैं? उनके लिए एक रेट्रोफिटिंग यानी बाद में डिवाइस लगवाने की प्रक्रिया है, और जैसा कि कोई भी अंदाजा लगा सकता है, इसकी अपनी अलग ही चुनौतियां हैं। अब हम सबसे अहम सवाल पर आते हैं। क्या होता है जब ये राष्ट्रीय योजना जमीनी हकीकत से टकराती है? क्योंकि एक गाड़ी के मालिक के लिए राष्ट्रीय नियम तो बस एक लंबे सफर की शुरुआत है। हर राज्य इस राष्ट्रीय नियम के ऊपर अपनी खुद के नियमों की परतें जोड़ देता है। नतीजा ये होता है कि पूरे देश में अलग अलग नियमों, वेंडरों और लागतों का एक, कह सकते हैं, एक जटिल जाल सा बन जाता है। और ये जो राज्य स्तरीय नियम है, ये अपने साथ नई लागतें लेकर आते हैं, जैसे डिवाइस बनाने वालों और फिटमेंट सेंटरों के लिए भारी भरकम रजिस्ट्रेशन फीस। और आखिर में इस सब का बिल कौन भरता है? बिल्कुल सही, गाड़ी का मालिक यानी ड्राइवर। यही विरोधाभास इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी चुनौती है। केंद्र सरकार का एक साफ सुथरा विजन राज्य स्तर पर पहुंचते पहुंचते एक महंगा और उलझा हुआ चक्रव्यूह बन जाता है। और जब ड्राइवर आखिरकार सारा खर्च और इंस्टॉलेशन की भागदौड़ पूरी कर लेता है, तो आखिरी बाधा उसका इंतजार कर रही होती है। उसे खुद सरकारी ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर वो जरूरी सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। तो इस पूरी कहानी को देखने के बाद समस्या, सिस्टम और हकीकत, हमें इससे क्या समझना चाहिए? क्या है इसका निचोड़? कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी, ड्राइवर की जेब पर। एक सार्वजनिक सुरक्षा नीति एक आम इंसान के लिए
एक बड़ा निजी खर्च बन जाती है। तो सार यही है, इस सिस्टम के पीछे का इरादा अच्छा और ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसे लागू करने का तरीका सारा बोझ उन्हीं लोगों के कंधों पर डाल देता है जो इस पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाते हैं, यानी ड्राइवर्स पर। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर छोड़ जाता है। क्या हम वाकई में ज्यादा सुरक्षा बना रहे हैं, या हम उन लोगों के लिए एक नया संकट पैदा कर रहे हैं जिनकी रोजी रोटी ही अपनी गाड़ियों पर निर्भर करती है? एक सवाल जो नेक इरादों वाले नियम और जमीनी हकीकत के बीच के नाजुक संतुलन पर टिका